देखिए, अधिनियम का गुण क्या इसका मेरिट है? तो सबसे पहला मेरिट है कि आप देख रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल कर सकता है, मेडिएशन फेल कर सकता है, कंसिलिएशन फेल कर सकता है, लेकिन यह कभी फेल नहीं करता। ये अपना अवार्ड देगा ही, अवार्ड देगा, भले एक पार्टी उस अवार्ड से डिससेटिस्फाई हो, गवर्नमेंट चाहेगी तो उस अवार्ड को लागू भी कर देगी, समझे, और एक निश्चित समय तक वो कंपल्सरी रूप से मान्य लागू भी रहेगा। तो सबसे पहला खूबी है कि यह फेल नहीं होता है, असफल नहीं होता है, यानी कि इट इज़ लास्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये सरकार के हाथ का लास्ट वेपन है, अंतिम अस्त्र होता है, लास्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हाथों में ये अंतिम अस्त्र होता है, किसके लिए? फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ये अंतिम अस्त्र है, कभी फेल ही नहीं करेगा, समझे। 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी देगा, लेकिन अवार्ड तो देगा ही, और गवर्नमेंट चाहे तो उस अवार्ड को लागू भी कर सकती है, तो कभी असफल नहीं होता है। तो कहता है कि अंतिम अस्त्र है विवाद समाधान का, समझे। दूसरा चीज़ कि 2 तरह का जजमेंट होता है, एक कहते हैं फाइनल जजमेंट, एक कहते हैं इंटरिम जजमेंट, समझे। और कुछ लीगल प्रोविज़न है जिसमें कहता है कि अगर गवर्नमेंट रेफ़र करती है कोई भी डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन में, इफ़ गवर्नमेंट रेफर्स एनी डिस्प्यूट टू एडजुडिकेशन, तो वहाँ गवर्नमेंट को पावर है कि आपको एक नोटिस भी दे देगी कि अनटिल और अनलेस द फाइनल अवार्ड ऑफ द एडजुडिकेशन एनी वन पार्टी कैन नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक और लॉकआउट और एनी अदर इंडस्ट्रियल एक्शन। वो गवर्नमेंट को पावर है कि एक तरफ जो है डिस्प्यूट को भेजेगी एडजुडिकेशन में, और दूसरी तरफ आपको एक लेटर दे देगी कि वह हड़ताल तालाबंदी वगैरह नहीं कीजिए, स्ट्राइक और लॉकआउट कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ अगर 10 साल तक रह गया मैटर, तो उस मैटर पर 10 साल तक स्ट्राइक लॉकआउट नहीं होगा, जब तक कि उसका अवार्ड नहीं आ जाता। अवार्ड आ जाएगा तुरंत लागू कर देगी, तो फिर से 1 1.5 साल 2 साल 3 साल तक खींच सकती है, समझे। तो ये क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट, यही 2 होता है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन यही लीगली रिकॉग्नाइज भी है हर जगह। लॉकआउट जो है वो पॉसिबल होता है कब? इन केस ऑफ एडजुडिकेशन। अगर एडजुडिकेशन में डिस्प्यूट रेफर किया गया तो स्ट्राइक और लॉकआउट का प्रिवेंशन जो है रोकथाम संभव होता है, जबकि कंसिलिएशन में गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग में गया, मेडिएशन में गया, उस सब में उतना नहीं है, समझे। ऐसे लीगल प्रोविज़न बना के आप रोक सकते हैं कंसिलिएशन वाला भी, समझे, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का डिस्प्यूट जल्दी नहीं होता है, समझे। यहाँ पब्लिक यूटिलिटी हो या नॉन पब्लिक हो, दोनों के केस में एडजुडिकेशन में भेज करके आपके इंडस्ट्रियल एक्शन को रोक सकती है, समझे। जब लीगल प्रोविज़न पढ़ा जाएगा तो उसमें एक क्लियर होता है, ठीक है। तीसरा है कि अवार्ड जो दिया गया वो कंपल्सरी बाइंडिंग होता है, हमें इस अवार्ड को, जो अवार्ड देता है ये, उस अवार्ड को लीगल रिकॉग्निशन होता है, लीगल रिकॉग्निशन होता है, और ये लिमिटेड पीरियड तक एक कंपल्सरी रूप से इम्प्लीमेंटेड होता है, इम्प्लीमेंट रहता है।
एक निश्चित समय तक अनिवार्य रूप से लागू होता है। समझे? अब डिमेरिट क्या है इसका? ये तो मेरिट है। डिमेरिट्स है कि एडजुडिकेशन का डिमेरिट्स हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, डिमेरिट्स ऑफ एडजुडिकेशन कि अगर गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट एडजुडिकेशन में भेजी लेकिन वहाँ टाइम नहीं फिक्स की अवार्ड के लिए, समझे? अवार्ड के लिए टाइम नहीं फिक्स की और नॉर्मली टाइम फिक्स नहीं होता है। दूसरा कि अगर एट ए टाइम बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिस्प्यूट्स रेफ़र किए गए हों, 20-25 डिस्प्यूट रेफ़र कर दिए गए हों, एक ही दिन में 20 डिस्प्यूट रेफ़र हुआ, समझे? जितना नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी होती है उस हिसाब से एडजुडिकेशन मशीनरी तो है नहीं कहीं भी। तो गवर्नमेंट रेफ़र की बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट एट ए टाइम, समझे? तो नॉर्मली फिक्स नहीं करती है, ऐसे भी फिक्स नहीं करती है, जनरल फिनोमेना है कि कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स करती है। यहाँ क्या होगा, डिसीजन आने में, अवार्ड आने में बहुत क्या होगा, टाइम टेकिंग है, समझे? तो सबसे ये डिमेरिट्स है कि टाइम टेकिंग मेथड है, टाइम टेकिंग मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, समझे? ये विवाद समाधान का अधिक समय लगने वाला तरीका है। दूसरा है कि जितना ज़्यादा डिले होगा, वहाँ एडजुडिकेशन है, जज साहब हैं, बहस होगी, वकील लीगल एडवाइज़र चाहिए, नहीं समझे? वो बिना पेमेंट के लेंगे नहीं। वहाँ एडजुडिकेशन मशीनरी के पास आने जाने का एक्सपेंस बहुत है। तो दूसरा इसका डिमेरिट्स है कि ये क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है। बहुत ज़्यादा खर्चीला तरीका है, समझे? बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंस होने की ज़रूरत होती है, संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा इसका डिमेरिट्स है कि मानिए कि बहुत टाइम डिले हो गया, डिसीजन आने में, जजमेंट आने में, अवार्ड आने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। लेट के 10 ईयर्स आपको डिले हुआ, अवार्ड आने में 10 साल के बाद, 10 साल के बाद अवार्ड आया और वह अवार्ड आया कि जो 200 है उसको इन्हांस करके ₹240 कर दीजिए। कोई बेनिफिट है, वो 200 रुपया था और उसको इन्हांसमेंट की बात थी, समझे? और जो डिमांड है, जो डिस्प्यूट है मैटर यहीं कि उसको इन्हांस किया जाए, और 10 साल के बाद अवार्ड आया कि 200 को इन्हांस करके 240 कर दिया जाए। इस तरह के अवार्ड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, इसलिए कि वो नॉर्मल मैनर में अगर थोड़ा थोड़ा भी इन्हांस होगा तो वो 250 के ऊपर चला गया होगा, समझे? तो कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अवार्ड ख़त्म हो जाता है, लूज हो जाता है इन केस ऑफ डिले, समझे? अगर बहुत ज़्यादा डिले अवार्ड आ रहा है, समझे? यानी इफ़ एडजुडिकेशन टेक्स मोर टाइम इन अवार्ड, समझे, देन द अवार्ड मे बी यूजलेस या अनइम्पॉर्टेंट, समझे? वो यूजलेस हो सकता है, कोई उसके ज़रूरत ही नहीं है या इम्पोर्टेंस ही नहीं है, समझे? उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो ऐसे अवार्ड आना नहीं आना एक बराबर हो गया, समझे? तो ये हमारा डिमेरिट्स है कुछ, समझे? तो मेरिट्स में एक ही मेरिट सबसे अच्छा है कि ये कभी डिस्प्यूट सेटलमेंट में फेल नहीं होता है, इसीलिए ये लास्ट वीपन के रूप में गवर्नमेंट यूज करती है, समझे? तो इट इज़ कंसिडर्ड एज लास्ट वीपन। अगला है आर्बिट्रेशन, पंचायती। अब यहाँ देखिए कि डीए महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस पर डिस्प्यूट है,
एनी डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू डियरनेस अलाउंस, कोई भी विवाद महंगाई भत्ता से संबंधित है। और एक जो है एडजुडिकेशन में भेज करके एडजुडिकेटर से अवार्ड ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि डीए जो महंगाई भत्ता है उस पर एक्सपर्ट कौन हो सकता है? Who may be considered as expert on the matter of DA? किसको माना जा सकता है? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स को। इसलिए इकोनॉमिक्स ने ही इन्फ्लेशन रेट को जस्टिफाई करते हैं, नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वहीं बनाते हैं। तो दूसरा एक उपाय है कि इकोनॉमिक्स को, किसी इकोनॉमिक्स को आप ये पावर दे दीजिए एडजुडिकेटर का, ये पावर वेस्ट कर दीजिए, टेम्पोररी पावर वेस्ट कर दीजिए। ये पावर एडजुडिकेटर का पावर वेस्ट किस में कर देंगे? इकोनॉमिक्स में। इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये आप अपना अवार्ड दे दीजिए ऑन द मैटर ऑफ डीए। डीए पर आप क्या कीजिए? अवार्ड दे दीजिए। ठीक है, यानी किसी एक्सपर्ट से किसी डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए अवार्ड लिया जाए। तो इस तरीका को, यह जो मेथड है, इसी को कहा जाता है आर्बिट्रेशन। यानी दिस मेथड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर is hired for settlement of dispute and they give also award, वो भी अवार्ड देते हैं, समझे, वो भी अवार्ड ही देंगे। तो अगर इस तरह का तरीका को कि हम एक एक्सपर्ट से किसी सब्जेक्ट मैटर पर हम डिसीजन ले लें, बोनस है तो उसका एक्सपर्ट भी इकोनॉमिक्स है, कोई साइकोलॉजिकल मैटर है उस पर साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है, समझे। तो इस तरह से एक्सपर्ट के सर्विस को हायर कर लें और उनसे हम अवार्ड दिला दें, नहीं, उनके पास डिस्प्यूट रेफर करें और वो अवार्ड दे दें। तो अगर इस तरह का सिस्टम को हम एडॉप्ट करते हैं, इस तरह के तरीका को हम यूज़ करते हैं, तो उस तरीका का नाम हैगा आर्बिट्रेशन पंचायती, समझे। अब यहाँ इस तरीका में होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये देखिए। ये आर्बिट्रेटर होगा अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। कौन होगा? एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात कहा गया कि यह जो है 1 होंगे और मोर होंगे, बट इन ऑड नंबर, क्या समझे? एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन विषम संख्या में, यानी एक से अगर अधिक होंगे तो 3 होंगे, 3 से अधिक रखना होगा 5 रखेंगे, 1 होंगे और मोर होंगे, ठीक है। बट ऑलवेज इन ऑड नंबर, विषम संख्या में होना चाहिए। जबकि एडजुडिकेशन में एडजुडिकेटर कितना होते थे? 1 होते थे, 1 होते थे। अब जो नया अपने भारत में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लागू हो जाएगा वहाँ एडजुडिकेशन में दो को रखना है, एक लीगल एक्सपर्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, वहाँ दो को रखना है, एक कानूनी जो है विशेषज्ञ और एक प्रशासनिक विशेषज्ञ, दो को रखने की व्यवस्था की गई है, समझे। अब दूसरा चीज कि अगर मोर होंगे, नहीं मोर होंगे, वन होंगे तो कोई बात नहीं है, अगर मोर होंगे तो एक जो होंगे वन अंपायर होंगे। नहीं समझे, उसमें से किसी एक को क्या अपॉइंट करेगा, अंपायर अपॉइंट किया जाएगा। कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। समझे, एक होंगे तो नो प्रॉब्लम, एक से ज़्यादा होंगे तो 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, इस तरह से होंगे। एक से ज़्यादा जैसे रखिएगा वैसे एक को अंपायर अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद टोटल एडजुडिकेशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद टोटल एडजुडिकेशन का प्रोसीडिंग, अब गवर्नमेंट रेफर करेगी डिस्प्यूट को कहाँ, आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेशन में भेज देगी। ये भी जस्ट उसी तरह से एम्प्लॉयर वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, अभी क्या करेगा, दोनों कागजात देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, एविडेंस देखेगा, साक्ष्य देखेगा, विटनेसेस को कंसीडर करेगा, गवाह को कंसीडर करेगा, एफिडेविट्स जो सबमिट है, शपथ पत्र, उसको ध्यान में रखेगा, और ये भी टोटल करके अपना डिसीजन कंक्लूड करेगा। उस डिसीजन को भी अवार्ड ही कहा जाता है। और लास्टली ये अपना अवार्ड गवर्नमेंट को भेज देगा, ठीक है। अवार्ड देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट द गवर्नमेंट में फिक्स टाइम लिमिट फॉर अवार्ड। अवार्ड देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, लेकिन विवाद भेजते समय सरकार को लगे, उचित लगे कि यह समय सीमा फिक्स करना चाहिए, बड़ा सीवियर इमरजेंसी वाला मैटर है, तो वो करेगी, फिक्स कर देगी कि आपको विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स आप अपना अवार्ड सबमिट कर दीजिए गवर्नमेंट को। अब जब अवार्ड आ गया तो वही प्रोसीजर, इस अवार्ड को गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिमिटेड पीरियड में पब्लिश करेगी, समझे। यहाँ से यहाँ कभी भी पब्लिश कर सकती है, और जिस दिन पब्लिश कर दी उसके एक लिमिटेड पीरियड बाद से ये लागू होगा। इस पीरियड बाद से ये लागू होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। अगर ज़रूरत हुआ तो सरकार एक्सटेंड कर सकती है। भारत में 2 बार एक्सटेंशन की बात है, समझे, 2 टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर लागू नहीं करना है, इस अवार्ड को लागू नहीं करना है, गवर्नमेंट चाह रही है कि अवार्ड को लागू नहीं करें, तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, लेजिस्लेचर के थ्रू डिसॉल्व करेगी, लेजिस्लेचर के थ्रू इसको भंग कर देगी, डिसॉल्व किया जाएगा। यानी द अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में बी डिसॉल्व बाय द गवर्नमेंट थ्रू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। तो यही डिफरेंस है आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन में। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि एडजुडिकेशन में एडजुडिकेटर लीगल पर्सन होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, और आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होंगे वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। आर्बिट्रेटर जो है 1 और मोर हो सकते हैं, बट इन ऑड नंबर, देयर में बी 1 और मोर आर्बिट्रेटर्स, बट इन ऑड नंबर, समझे। और विषम संख्या में 1 या अधिक आर्बिट्रेटर होंगे, और इन केस ऑफ मोर देन 1 आर्बिट्रेटर एनीवन शैल बी अपॉइंटेड एज अंपायर बाय द गवर्नमेंट। कोई एक को सरकार द्वारा अंपायर नियुक्त किया जाएगा।
और रेस्ट टोटल प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है, प्रोसीडिंग जो है वह एडजुडिकेशन का। ठीक है, अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं कि एडजुडिकेशन भी जो था वो इसके हूबहू था, लेकिन आर्बिट्रेशन में थोड़ा स्टेप और बढ़ता है। क्या बढ़ता है कि यह आर्बिट्रेशन जो है वो दो तरह का होता है। एक कानून में पावर दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट को पावर है या प्राइम मिनिस्टर को पावर है तो कहाँ से है? किसी को, जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमको कुछ अधिकार मिला है ना, संविधान के तहत और कानून के तहत। सिटीजनशिप एक्ट है, नहीं समझे? तो संविधान तो कहता है कि आप भारत में जन्म लिए, पैदा हुए, आपके बाप दादा पैदा हुए तो भारत के नागरिक हो गए। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट और उसको क्या करता है? मजबूत कर देता है, समझे? तो संविधान के प्रावधान को इफेक्टिव बनाने के लिए लीगल प्रोविज़न भी बनाया गया। तो संविधान से अधिकार तो मिलता ही है, साथ में उस पर कानून भी बने हुए हैं जो हमको बहुत सारे अधिकार देते हैं। तो उसी तरह से सरकार को भी अधिकार कहाँ से मिलता है? कानूनी प्रावधान के तहत मिलता है, समझे? कानूनी प्रावधान के तहत मिलता है। अब क्या हो कि दो तरह का स्थिति देखिएगा। एक स्थिति है कि गवर्नमेंट जो है इम्पावर्ड हो, अधिकृत हो, किसके तहत? अंडर लॉ, कानून के तहत। अंडरस्टूड है? इस सरकार को अधिकार है क्या? टू रेफर द डिस्प्यूट कहाँ? इन आर्बिट्रेशन। सरकार को कानून में यह शक्ति मिला है, प्राप्त है कि वह किसी भी विवाद को आर्बिट्रेशन में भेज दे, उसके सेटलमेंट के लिए आर्बिट्रेशन में भेज दे। एक हुआ कि सरकार को ये पावर नहीं है, समझे? ये रेफर करेगा। सरकार जो है, गवर्नमेंट कैन रेफर द डिस्प्यूट in arbitration after submission of arbitration agreement by the parties सरकार को यह अधिकार नहीं है कि अपने मन से भेज दे आर्बिट्रेशन में, लेकिन सरकार को यह डायरेक्ट किया गया है कानून में कि आप किसी भी विवाद को आर्बिट्रेशन में भेज सकते हैं। कब? जब दोनों दल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट करे कि माननीय सरकार महोदय, हमारे विवाद को पंचायती के द्वारा समाधान किया जाए, और एक जब एग्रीमेंट करके इस एग्रीमेंट पेपर को कहाँ भेजे? गवर्नमेंट को भेजे, और तब गवर्नमेंट उस विवाद को आर्बिट्रेशन में भेज सके, समझे? एक है कि गवर्नमेंट को इम्पावर है, गवर्नमेंट इम्पावर्ड है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वो विवाद को आर्बिट्रेशन में भेज दे, ठीक है? तो अगर किसी देश में इस तरह की व्यवस्था हो तो इसको कहा जाता है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। अनिवार्य पंचायती। और किसी देश में इस तरह की व्यवस्था हो, इसको कहा जाएगा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। ऐच्छिक पंचायती, ठीक है?
एक हुआ कंपल्सरी आर्बिट्रेशन और दूसरा हुआ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। अपने देश का जब स्टडी कीजिएगा तो अपने देश में क्या है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है। अपने यहाँ कंपल्सरी आर्बिट्रेशन नहीं है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात है। और जहाँ कंपल्सरी आर्बिट्रेशन है, जान लीजिए जिस देश में कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की व्यवस्था है वो लाइकली टू बी एडजुडिकेशन है। अंतर केवल है कि एडजुडिकेशन में एडजुडिकेटर लीगल एक्सपर्ट होते हैं, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर कोई भी एक्सपर्ट होंगे, विषय वस्तु के एक्सपर्ट होंगे। तो वो क्या किया है, पैनल बना कर रखा है। जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड मैटर है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैटर समझे, तो इकोनॉमिक्स का पैनल बना दिया है। साइकोलॉजिकल मैटर है, साइकोलॉजिस्ट का पैनल बना दिया है, समझे। वो पैनल बना कर रखा है और उसी पैनल से क्या करता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके भेज देता है, समझे। तो वहाँ जहाँ कंपल्सरी है उस तरह से पहले ही से गवर्नमेंट जो है वो अपना पैनल प्रिपेयर करके रखी है और उस पैनल से भेज दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। अपने देश में यहाँ नहीं है, जब ज़रूरत पड़ता है तब खोजा जाता है कि किसको आर्बिट्रेटर बनाया जाए। यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में कि दोनों पार्टी, एक पार्टी है एम्प्लॉयर, दूसरा पार्टी है वर्कर, दोनों एक एक नाम दे दे, दोनों एक ही नाम दे दे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अपना नाम जोड़ देगी, अपने वाला को अंपायर बना देगी और दोनों को रख देगी, समझे, अपने वाला को अंपायर बना देगी, रख देगी, समझे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एगो दो नाम दिया, एगो एक नाम दिया, तो ये नहीं कि तीन तो हो गया। जैसे लेट कि ये एम्प्लॉयर जो है वो दो नाम दे दिया, वर्कर एक नाम दिया, तो ऐसे नहीं करेगा। इसमें से गवर्नमेंट क्या करेगी, एगो रख लेगी, एक ए रख लेगी, प्लस एगो अपना जोड़ देगी, समझे, ताकि बायस डिसीजन की पॉसिबिलिटी जो है मिनिमाइज हो जाए। पक्षपात निर्णय होने की संभावना यहाँ रहता है ना, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप ले सकती है, समझे। तो आर्बिट्रेशन दो तरह का हुआ, एक वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, दूसरा कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। इफ द गवर्नमेंट हैज is empowered to refer any dispute without the consent of the parties to arbitration for settlement, then it is said to be compulsory arbitration. When the government can only refer any dispute for settlement in arbitration after submission of arbitration agreement by the parties, then it is said to be voluntary arbitration. ठीक है, तो दो तरह के आर्बिट्रेशन हुए। मेरिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन, पंचायती के क्या अच्छाई है, क्या गुण है, नहीं। तो पंचायती में पंच जनरली किसको बनाया जाता है, एक्सपर्ट को, समझे। एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट जो हैं उन्हीं को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। तो ये आर्बिट्रेशन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, यानी अवार्ड जो है ऑफ आर्बिट्रेशन फार साइट अवार्ड माना जाता है, यानी दूरदर्शितापूर्ण माना जाता है, समझे। इनका अवार्ड को फार साइट दूरदर्शितापूर्ण माना जाता है, इसलिए कि एक्सपर्ट हैं। अगर डीएम पर जज एक जजमेंट दे और डीए पर इकोनॉमिक्स अपना जजमेंट दे तो इकोनॉमिक्स का जजमेंट बेटर होता है, तो दूरदर्शितापूर्ण जजमेंट होगा, समझे। तो कहता है कि द अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रेशन इज कंसीडर्ड एज फार साइट डिसीजन या फार साइट अवार्ड, समझे, दूरदर्शिता वाला अवार्ड माना जाता है, समझे। ये सबसे बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरा है कि ये टेम्पोररी बॉडी होता है कि परमानेंट बॉडी है, टेम्पोररी बॉडी है, ये कंस्टिट्यूट किया जाता है, जबकि एडजुडिकेशन क्या है, ऑलरेडी सेटअप है, एस्टेब्लिश्ड है, समझे, और ये टाइम टू टाइम कंस्टिट्यूट करते हैं, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है। उसमें भी कुछ ऐसे एडजुडिकेशन होते हैं जो एज पर नेसेसिटी भी कंस्टिट्यूट हम करते हैं, लेकिन अगर दोनों को ओवरऑल देखा जाए
तो ये टेम्प्रोरी होता है, किसी सब्जेक्ट मैटर पर हम कंस्टिट्यूट किए और जैसे अवार्ड दे दिया उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, समझे। तो यहाँ जो आर्बिट्रेटर होंगे उनके पास एट ए टाइम डिस्प्यूट कितना रहेगा, एक ही रहेगा, समझे। तो एक रहेगा और इनके पास कोई एडिशनल वर्कलोड नहीं है, तो अवार्ड आने में क्या होगा, कम समय लगेगा। यानी कि अगर आर्बिट्रेटर के पास सिंगल डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट रेफर किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, नहीं समझे, तो ये फ्यू टाइम में या टाइम पीरियड में या मिनिमम टाइम पीरियड में अवार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ मिनिमम टाइम पीरियड में अवार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहता है, अवार्ड की पॉसिबिलिटी रहती है, समझे। कम समय में अवार्ड आ जाए तो एक तो अवार्ड की क्वालिटी भी अच्छी होती है एक्सपर्ट अगर दे रहा है, और दूसरा कि कम समय में भी आ जाए, ये तो और अच्छा चीज़ है। तीसरा है कि जो इम्पोर्टेंस, जो वैल्यू, जो वैलिडिटी द अवार्ड गिवन बाय एडजुडिकेशन है, वहीं सेम प्रावधान, सेम अवार्ड की वैलिडिटी, इम्पोर्टेंस गिवन बाय आर्बिट्रेटर भी होता है, यानी द अवार्ड हैज़ ऑल्सो लीगल रिकॉग्निशन एंड इसको भी लीगल रिकॉग्निशन है, और ये भी कंपल्सरी बाइंडिंग होता है, ये भी लीगल रिकॉग्निशन है और ये भी कंपल्सरी बाइंडिंग होता है ऑन द पार्टीज। ये भी कंपल्सरी बाइंडिंग होता है। ये भी कंपल्सरी अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होता है पार्टीज पर, समझे। अब है कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या हम देखते हैं। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स देखते हैं कि ये तो कोई आदमी बन सकता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है एनी पर्सन में बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर बाय द गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा पंच नियुक्त किए जा सकते हैं, उन पर इंडिपेंडेंट पर्सन की सिंबल नहीं होगा, दे मे नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट पर्सन। वो निष्पक्ष व्यक्ति की मुहर उस पर नहीं होगा, समझे। तो ऐसी स्थिति में अगर निष्पक्ष व्यक्ति जजमेंट नहीं दे रहा है तो क्या किस तरह का जजमेंट हो सकता है, बायस, ना समझे, बायस, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। अवार्ड में पक्षपात की संभावना हो सकती है, समझे। पक्षपात वो ले सकते हैं चाहे जिस तरह से ले, समझे। दूसरा है कि अगर ये अवार्ड बहुत टाइम लेता है, या ऐसे कहिए कि अगर आर्बिट्रेटर जो है वह बहुत बिजी पर्सन हो, आर्बिट्रेटर बहुत बिजी पर्सन हो, तो अवार्ड आने में क्या आएगा, बहुत डिले हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर आर्बिट्रेटर जो है, आर्बिट्रेटर बिजी पर्सन हो तो डिले हो सकता है किसमें, अवार्ड में। अवार्ड में काफ़ी डिले हो सकता है। इफ द आर्बिट्रेटर इज टू मच बिजी पर्सन देन देयर मे बी डिले इन अवार्ड, ठीक है, अवार्ड में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है।
अगर डिले होता है अवार्ड में तो ये भी किस तरह का तरीका हो जाएगा, एक्सपेंसिव मेथड होगा। हाँ, ये भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर अवार्ड में डिले हो रहा है, अवार्ड देने में डिले हो रहा है, देन इट विल बी एन एक्सपेंसिव मेथड, ये भी एक खर्चीला तरीका हो जाएगा। समझे, अवार्ड देने में अगर विलम्ब होता है तो ये भी एक खर्चीला तरीका होगा।